नमस्कार। मैग्नेट सर्विस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मेरे 108 सब्सक्राइबर पूरे हुए। ये 107 से 8 होने के लिए मुझे 15-20 दिन का वेट करना पड़ा। जो लास्ट वाले बंदे आज मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक यू उनको, और बाकी जो 107 पहले हैं उनको भी थैंक यू। तो आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरा मकसद क्या था कि कितना जल्दी से जल्दी लोग काम कर सके, कुछ ट्रिक्स कुछ आइडिया बताऊं आपको। और भी है, फ्रिज के बारे में है, माइक्रोवेव के बारे में भी बहुत सारे हैं। तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। और ये बेसिक अगर आप लोगों को पहले से पता है तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बाद मैं, जैसे आपको मैंने कहा कि क्लोज सर्किट ओपन सर्किट आपको समझ जाना चाहिए, फिर मैं कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझना चाहिए, करंट, वोल्ट, एम्पियर, रेजिस्टेंस। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको वीडियो पहले दे रहा हूँ। आप इसको पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और अगर जानते हैं तो इस वीडियो को छोड़ के नेक्स्ट इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आइएगा। ठीक है, नमस्कार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला टॉपिक मैंने क्या चुना, मेटल और नॉन मेटल। ये सबको पता है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब मेटल है, रबड़, वुड, प्लास्टिक, हर चीज़ को सब जानते हैं। मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, नॉन मेटल से नहीं होता है, ये भी सब लोग जानते हैं। पर क्यों नहीं होता है या कैसे होता है, ये थोड़ा समझ जाएंगे इसके बाद। आप मान लीजिए किसी कस्टमर के यहाँ गए और आपको लगा कि थोड़ा सा वायर कम पड़ रहा है, कनेक्शन करने के लिए वायर आपको कम पड़ रहा है, तो आप जाके उससे रस्सी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उससे वायर की ज़रूरत पड़ेगा। तो क्यों ये ज़रूरत पड़ता है, चलिए फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये एटम क्या होता है, सबसे छोटा, एक पेपर हो या वुड हो या मेटल हो, उसका सबसे छोटा टुकड़ा वो किस ढंग से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये आपको पुराने, मैंने एक अपने बेटे का किताब क्लास 10th का 9th का किताब से मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटा पार्ट्स, इसका जो छोटा जो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब कुछ इस ढंग से ये रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिक्चर जो नेट से मिल सके वो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये रहा सेंटर। सेंटर में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और इसके यहाँ पे इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही हम लोग इसको कहते हैं करंट, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी का नाम होता है करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म इलेक्ट्रॉन करंट। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बहुत सारा, तो अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हम लोग का सब काम होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऊपर चलता है। तो मैं जो आपको पिक्चर
बीच बीच में आपको दूंगा, उसको आप गौर से देखिएगा। और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो क्लास 9th या 10th के किताब में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा मकसद ये है कि हर कोई तो इतना समय लेके पढ़ाई कर नहीं पाया होगा, तो कुछ भी हो उसको भी थोड़ा समझ में आए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ताकि काम, क्योंकि मेरे पास कम से कम 20 या 25 लड़के आते हैं जो अपना बोर्ड या पीसीबी रिपेयरिंग करने वाले के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ स्मार्ट बन जाए, वो भी कुछ अपने से कोई फॉल्ट ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को यूट्यूब में देख कर ही आपको करना पड़े। अब आती है बारी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इस एनर्जी को आप एनर्जी को कभी स्टोर नहीं कर सकते हैं और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, हमेशा चेंज कर लेता है अपना। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आप बल्ब के साथ यूज करेंगे तो क्या बन गया, लाइट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप हीटर या आप मान लीजिए आपका क्या गीज़र हो गया, तो जब वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ये सब साइंटिस्ट को ढूंढने में बहुत समय लगा, बहुत मेहनत के बाद ही ये सब आजकल इतना आसान लगता है, पर ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको उन साइंटिस्ट के पिक्चर्स वगैरह सब देता रहूँगा, आप देख लीजिएगा। तो अब तक फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर है एटम, मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर किस टाइप से बना रहता है, सब इलेक्ट्रॉन्स बाहर में घूमते हैं, फिर उससे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब चले आते हैं मैग्नेट में। तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से वापस इसमें आते हैं। तो वापस फिर हम लोग आ गए टॉपिक। तो अब ये टॉपिक है मैग्नेट। तो मैग्नेट तो सबने देखा है, मैग्नेट तरह तरह के होते हैं, शेप्स, बार मैग्नेट, यू टाइप। हमारे यहाँ मैग्नेटोन में हम लोग इस टाइप का मैग्नेट यूज़ किया रहता है। ठीक है, अब मैग्नेट के चारों ओर जो एरिया रहता है उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट के चार आसपास के जो एरिया को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना बड़ा होगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो इधर चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा होगा। आप गौर करेंगे पुराने टाइम में जब ब्लैक कलर का एक छतरी होता था, तो बरसात के मौसम में रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने से हल्का हल्का शॉक लगता था। वो क्या है कि ऊपर जो 25,000 वोल्ट रहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा है, तो उससे थोड़ा लीकेज होके हमारे बॉडी के थ्रू से, क्योंकि हम लोग जितना भी छतरी के यूज करें थोड़ा तो मॉइस्चर रहेगा ही, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे लाइन की तरफ फ्लो करता है, तो हम लोगों को थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस होता है। आजकल बहुत सारे डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का ऑप्शन है। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ। अब मैंने एक वायर लिया, इस वायर को मैं प्लग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये इधर शो कर रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस NCV मतलब नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज।
अब स्विच ऑफ कर देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो गया, प्लग मैंने हटा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है, वो धीरे धीरे आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ बुक में चले जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेट बना सकते हैं। इसको हैंस क्रिस्टियन ओरसेट ने, ये साइंटिस्ट ने इसको आविष्कार किया। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो एक बैटरी लीजिए, ये मान लीजिए एक 9 वोल्ट का बैटरी होगा, और एक कीले के पास आप वायर को अच्छी तरह से लपेट लीजिए। फिर आप जैसे ही एक स्विच के सहारे इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ये कीला मैग्नेट हो रहा है। अब इसके पास और दूसरा कोई लोहे का कुछ भी ले आएंगे तो वो इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये हम लोग को पता क्या चला कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहीं से सब कुछ शुरुआत है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, देखता हूँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ छूट जाए इसलिए मैंने लिख भी रखा है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये क्या करता है? इसने क्या कहा कि जब कॉइल के पास कोई मैग्नेट, आप कोई कॉइल के पास अगर मैग्नेट का मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। तो गैल्वेनोमीटर का यूज करके उन्होंने ये साबित किया कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट का मूवमेंट होने से क्या आपका मूवमेंट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। आपका मैग्नेटिक फील्ड जब मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होंगे, तो वोल्टेजेस बनेंगे। ठीक है। फिर एक और फैराडेज का सेकंड लॉ है कि आप जितना इसका टर्न, मतलब इसको मान लीजिए 5 बार टर्न किए तो एक वोल्टेज बना, आपने 10 टर्न किए तो और ज़्यादा बनेगा। तो ये क्या चेंज हो रहा है कि वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कॉइल का टर्न बढ़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1000 टर्न बनाया। अब 1000 2000 उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो उससे फिर फायदा नहीं होगा, पर बिजली जरूर बनेगी। तो मैग्नेट हो गया। अब चले आते हैं वोल्ट। ये इसको वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज, एम्पियर और वाट, ये क्या सबका रिलेशन है? तो अब तक हम लोग ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आपका मान लीजिए वोल्टेज और एम्पियर कर, वोल्टेज हुआ 3 वोल्ट और एम्पियर हुआ 1 एम्पियर, 1A। ये एम्पियर और वोल्टेज का क्या डिफरेंस है? वोल्टेज का मतलब है कि कितना डिफरेंस है, मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस को कहते हैं वोल्टेज। और जो करंट पास होगा इलेक्ट्रॉन्स, वो जितने मात्रा में जाएगा उसको कहेंगे एम्पियर। एम्पियर किसके ऊपर निर्भर करेगा? चौड़ाई के ऊपर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ।
यहाँ पे एक और चीज है, एम्पियर, ये एम्पियर के साथ मैं इसी को एक साथ समझाता हूँ। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है कि एक मान लीजिए सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका एक कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना, उस वैल्यू को कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब हुआ, हाँ, या पंखा हुआ, तो उसका एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस, मान लीजिए आपने एक बस में चढ़ा, ये है बैक साइड, पीछे से चढ़े और फ्रंट। आपको कहा गया कि बैक साइड से चढ़िए और फ्रंट साइड से उतर जाइए। तो अगर बस खाली रहेगी तो आप क्या करेंगे, जल्दी सामने चले आएंगे। पर बस में अगर बहुत भीड़ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ बड़ा क्या, रेजिस्टेंस बड़ा। तो ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए क्या आता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को घटाता है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा आपका एम्पियर कम होगा। अब एम्पियर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपका वायर चौड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आसानी से पास कर पाएंगे, ठीक है। और अगर पतला होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में थोड़ी दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जब आप एसी इंस्टॉल करते हैं तो जब 1.5 टन का इंस्टॉल करेंगे तो एक वायर लेंगे, 2 टन का इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग 4 mm का वायर भी यूज़ करते हैं, जितना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये वोल्टेज फिक्स्ड है, 220 वोल्ट फिक्स्ड है। तो एम्पियर को मेंटेन करने के लिए आपको रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये ओम्स लॉ है कि वोल्टेज, आपको समझा देता हूँ थोड़ा। वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जितना वोल्टेज, सॉरी गलत हो गया, करंट, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। पर एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है, उसको कांस्टेंट को कहते हैं आर, रेजिस्टेंस। इसी को ओम्स में लिखा जाता है। तो अब आपका एक सर्किट है, वोल्टेज तो 230 है, आपका रेजिस्टेंस अगर तो 230 या 220, आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए, एम्पियर मान लीजिए 10 एम्पियर। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 22। अगर इसको बढ़ा देंगे तो एम्पियर घट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किस तरह से, कितने आसानी से करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सोचिए। इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट, ठीक है। अब आ गया सेमीकंडक्टर। इतने देर से हम लोग कंडक्टर के बारे में सब बातें कर रहे थे। तो सेमीकंडक्टर क्या है, इसको तैयार किया जाता है आर्टिफिशियली। मतलब कैसे बताएं आपको, मशीनें के सहारे, कि एक पी टाइप का होता है, एक एन टाइप का होता है। और इन दोनों कंडक्टर, मतलब ये एक पी टाइप कंडक्टर जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे, और एक एन टाइप जिसमें नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे। तो इन दोनों को मिला के पहला चीज हम लोग का आता है डायोड। इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर कुछ छूटा क्यों नहीं। तो ये फैराडेज लॉ, ये इंडक्शन, इसी की
इसी के अनुसार हम लोग का ट्रांसफार्मर चलता है। आप मान लीजिए कोई भी ट्रांसफार्मर ले लीजिए, अब ये यहां पे मान लीजिए इनपुट, तो इधर से 220 वोल्ट, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट करेंगे। ये जो रहता है एक ट्रांसफार्मर, मान लीजिए ये वाला, इसमें आप देखिए ये रेड वाला में 220 वोल्ट दिया। अब ये क्या है, एक लोहे का कोर है, प्लेट प्लेट करके एक साथ पैक किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गया, अब मैग्नेटिक फील्ड बना। तो यहाँ पे हम लोग का 220 वोल्ट एसी है, यहाँ पे डीसी नहीं है। डीसी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक एसी करंट और डीसी करंट में थोड़ा अंतर है। एसी करंट का पल्स कुछ इस ढंग का होता है और डीसी कांस्टेंट, जैसे बैटरी हो गया, आपको बैटरी अगर लेंगे तो वहाँ पे वो कांस्टेंट वोल्टेज, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब डाउन होने के बाद कम होगा। इसका मतलब ये नहीं, एसी और डीसी में, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब है कि एक बार इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे और एक बार इलेक्ट्रॉन्स वापस उल्टा रास्ता। कितने बार होगा, 50 HZ हर्ट्ज। ये हम लोग देखिए, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, उसके पीछे लिखा रहेगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल में एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये जब प्लस हुआ, न्यूट्रल हमेशा कांस्टेंट रहा, तो ये प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हो गया, और ये जब नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, तो इधर जो बना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद बना मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बाद हम लोग वाइंडिंग जो बनाएंगे, उसका जितना टर्न, आपको कहा था ना मैंने पहले कि जितना आप टर्न बढ़ाएंगे घटाएंगे, आपका उतना वोल्टेज बढ़ाएगा। तो इसका एक कैलकुलेशन है। तो जो लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो उसी अनुसार बनाते हैं। उसने इस मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार कितना वाइंडिंग करना है वो उन लोगों को पता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 220 टन, तो 220 टन डालने से 12 वोल्ट एसी बनेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोगों का ट्रांसफार्मर। ये एक चीज हो गया। अब आते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। इस चीज को हर कोई थोड़ा मजाक में लेता है, इसमें ऐसा क्या सीरियस है। सीरियस इसलिए बनेगा, आपको मैं बताता हूं कैसे सीरियस बनेगा। ये मान लीजिए एक एसी का पीसीबी है। अब इसमें मैं अगर कहूं कि इसमें कितने सारे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट है, तो लगेगा कि बड़ा अजीब सवाल है। तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे जो ट्रांसफार्मर है, ये जब क्लोज सर्किट में आएगा तभी ये बोर्ड ऑन होगा। जैसे यहां पे आपको दिखाया गया है कि एक बैटरी के साथ स्विच लगा है, बल्ब स्विच बंद किया हुआ है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, और जैसे यहां पे देखिए, यहां पे स्विच जैसे हटा, बल्ब बंद हो गया। जिसका पहला क्लोज सर्किट क्या है, ये ट्रांसफार्मर।
अब यहां पे देखिए गौर से, ये देखिए ये फ्यूज पूरा जला हुआ है। तो ये बोल्ट किस कंडीशन में है? डेड कंडीशन में, क्योंकि इसका पहला ही सर्किट खराब। ठीक है, अब मान लीजिए ये ठीक है, तो ये जब ठीक है तो पहला क्लोज सर्किट ट्रांसफार्मर का बन गया। उसके बाद 3 मिनट बाद ये कंप्रेसर का, सबसे पहले ये पंखा, ये रिले ऑन होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपन सर्किट क्लोज सर्किट एकदम दिमाग में अच्छी तरह से समझ लेना है। तो पहला काम था ये ट्रांसफार्मर, यहां से हम लोग को 12 वोल्ट मिला। पीसीबी ऑन, फिर यहां से पंखे का फैन रिले, फैन रिले, यहां पे मान लो ट्रांजिस्टर है, ये थोड़ा अलग से समझाऊंगा मैं बाद में। तो यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे, और ये ट्रांजिस्टर, फिर यहाँ पे कोई आईसी है, इसने इस ऑन किया। कैसे ऑन होता है सब समझाऊंगा, पर इतना दिमाग में रखना है ये एक क्लोज सर्किट हुआ, तभी फैन चलेगा। 3 मिनट बाद ये कंप्रेसर का रिले, एक और रिले, उसका भी सेम कनेक्शन, 12 वोल्ट दीजिए, इधर आईसी ट्रांजिस्टर जो भी है ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो कंप्रेसर ऑन होगा। तो आपका यहाँ पे देखिए कितना क्लोज सर्किट है, एक यहाँ पे 1 मिनट 3 मिनट स्टार्टिंग में, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और भी कितने सारे हैं, गिनते गिनते आप इसमें थक जाएंगे। पर दिमाग में थोड़ा सा इतना समझना चाहिए, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट कहाँ पे हो रहा है, क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ। अब जैसा कि इस पीसीबी पे कुछ शॉर्ट है, तभी ये फ्यूज उड़ा हुआ है। इस फ्यूज, कुछ लोग इस चीज को नहीं गौर में देखते हैं, यहाँ पे फ्यूज के वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप इसमें गौर से देखिए, लिखा रहेगा 3.1 एम्पियर। तो जो बंदा काम करने जाता है उसको लगता है कि ये पीसीबी, जब इससे एसी का कंप्रेसर चल रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 10 एम्पियर का फ्यूज डाल देते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि रिले का काम, रिले पीसीबी की मदद से चल रहा है, पर मेन जो ये 220 वोल्ट रिले पे आया और बाहर चला गया, यहाँ एक क्लोज सर्किट है कंप्रेसर के साथ, ठीक है। और पंखे का जो क्लोज सर्किट है वो भी इधर से आया, 220 फेज मान लीजिए यहां से आया, वो भी पंखे के साथ चला गया। तो पीसीबी पे जो लोड है वो रिले का लोड है, ना कि पंखे का लोड है, ना कंप्रेसर का लोड है। तो लोड सर्किट कहाँ पे है, कितना ओपन सर्किट, कितना क्लोज सर्किट, हर चीज में मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो इतना ही, इसके बाद देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने से ज़्यादा हमको जानना है कि समझते कितने हैं और कितने लोग अंत तक देखते हैं, देखा जाए। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते।